नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ नेहा श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। इस सब पर इस साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है ज्योतिषाचार्य पंडित प्रियाशंत त्रिपाठी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रह गोचर और पंचांग के बारे में। पंडित जी, क्या कुछ कहता है आज का ग्रह गोचर और पंचांग? आज शुभ संवत 2081 शक 1946 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन मंगलवार, द्वितीय सुबह 8:57 तक, पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि को 12:44 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 2:42 से 4:03 तक होगा। तो ये तो बात हुई है कि आज के दिन का क्या आज का राहु काल है, उस पर हमने चर्चा की है। अब हम बात कर लेते हैं आज के विषय के बारे में। आज हम ज्योतिषीय विश्लेषण से जानेंगे कि कैसे बच्चों में ज्योतिष उपाय से करें नैतिक मूल्यों की स्थापना। पंडित जी, सबसे पहले तो विषय को कैसे समझेंगे? देखिए, किसी भी व्यक्ति में दो तरह की बातों का बड़ा असर होता है। एक उसकी जेनेटिकल वैल्यू जो उसको माता पिता से मिलती है, और दूसरा होता है सामाजिक परिवेश जो सोसाइटी उसे देती है। जेनेटिकल वैल्यूज उसके साथ इनबिल्ट होती है, इनबॉर्न होती है। इसलिए जेनेटिकल वैल्यू की बहुत ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो हो चुकी होती है। अब ये जो जेनेटिकल वैल्यू है वो उसे ज़्यादा फाइन करता है सामाजिक परिवेश। मसलन आपका बच्चा अच्छे दोस्तों के बीच में रहे तो पढ़ना सीख जाता है, शराबियों के साथ में रहे तो वो नशा करना सीख जाता है, संगीतकारों के बीच में रहे तो संगीत सीख जाता है, लड़ाकों के बीच में रहे तो लड़ना सीख जाता है। मतलब कुल मिलाकर के सामाजिक परिवेश का सबसे ज़्यादा असर होता है। अब इस बात को जानने के लिए कि आपके बच्चे के अंदर में कौन सी चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, आपको उसकी कुंडली देखनी होगी। मसलन जो तीसरा स्थान होता है, वो तीसरा और चौथा स्थान होता है, वो मन का होता है, एकाग्रता का होता है। तो तृतीयेश या चतुर्थेश जब राहु शुक्र जैसे ग्रहों से आक्रांत हो जाए, मसलन कि तीसरे स्थान में शुक्र हो या तीसरे स्थान में राहु हो या तृतीय शुक्र राहु से आक्रांत हो जाए, तो ऐसा बच्चा बहुत ज़्यादा, यदि राहु से आक्रांत हो जाए तो व्यसनी हो सकता है। अब इन दिनों में एक ज़बरदस्त व्यसन है जो हर घर में है, उसका नाम है एलईडी स्क्रीन। चाहे वो बड़ी स्क्रीन हो, चाहे वो छोटी स्क्रीन हो, चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, ये सारी एलईडी स्क्रीन एक तरह की हिप्नोटिक गैजेट्स है, और इन हिप्नोटिक गैजेट से बच्चों के दिमाग पर बड़ा गंदा असर पड़ रहा है और बच्चे बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं। तो यदि आपकी जब बच्चे की जन्म कुंडली में लग्न में राहु या तीसरे स्थान में शुक्र या राहु से आक्रांत ये स्थान है, या फिर 11वां स्थान या भाग्य स्थान या 7वां या तीसरा या लग्न, ऐसे इन स्थानों पे अगर कहीं पापक ग्रहों की युति हो जाए या पापक ग्रहों का प्रभाव हो जाए या तृतीय छठे 8वें 12वें बैठ जाए, तो ऐसे बच्चे बहुत तेजी से नैतिक मूल्यों से दूर व्यसन या भौतिक बातों के शिकार हो सकते हैं, भौतिकवाद के शिकार हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपनी बच्चे की जन्म कुंडली देखें और देख करके ये तय करें कि आपके बच्चे की क्या कमजोरियां हो सकती हैं और उसे विपरीत परिस्थितियों में परवरिश दें। मतलब यदि आपको लगता हो कि आपके बच्चे के तीसरे स्थान में शुक्र हो तो उसे प्रेयर करना सिखाएं, अच्छे लोगों के संगत में सिखाएं, क्योंकि आपका बच्चा जाने अनजाने पैसे को लेकर बहुत अट्रैक्शन होगा, ऐसा भाव लेकर पैदा हुआ है। यदि आपके बच्चे के लग्न तीसरे या 11वें स्थान में राहु या भाग्य स्थान में राहु है तो आपका बच्चा बहुत तेजी से किसी भी व्यसन का शिकार हो सकता है, ऐसा वो भाव लेकर पैदा हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों में नैतिक मूल्य हो तो ऐसी स्थिति में आपको नैतिक माहौल उसे देना होगा। तब आपको ये देखना होगा कि आपका बच्चा झूठ न बोले, आपका बच्चा प्रेयर करे, आपका बच्चा विनम्र हो, आपका बच्चा हम्बल हो, आपका बच्चा सबको प्रणाम करे, आपका बच्चा पढ़ाई में ध्यान दे, खेल में ध्यान दे, आपके बच्चे के आहार का संयम रहे, आपके बच्चे की चर्या बहुत अनुशासित हो। इन सब बातों को बहुत ध्यान से बच्चों को देखना चाहिए, बच्चों के पेरेंट्स को देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स से सोचते हैं अभी तो ये बच्चा है, मगर ये बच्चा कब बड़ा हो जाता है, कब ये बुरी चीज़ें सीख लेता है, इसमें पता ही नहीं लगता। और बहुत सारे पेरेंट्स, मैं तो चूँकि अक्सर इन चीज़ों को देखता हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स को बहुत बाल्यावस्था से इन बातों को धीमे धीमे संस्कार देना चाहिए।
तो धीमे धीमे संस्कार देना चाहिए। पारिवारिक संस्कार और माता पिता के संस्कार तो काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुंडली ऐसी होती है पंडित जी जो बच्चों को जिद्दी बना देती है, चिड़चिड़ा बना देती है और नैतिक मूल्य बच्चे अपने भूल जाते हैं। संस्कार देना हर माता पिता का कर्तव्य होता है, लेकिन वो कौन से कारक है या वो कौन से कारण है कुंडली में, ज्योतिषीय कारण हम समझ लेते हैं, जिसकी वजह से बच्चे अपनी नैतिक मूल्य पर काम नहीं कर पाते हैं। देखिए, मैंने कहा कि जैसे लग्न में राहु है तो राहु इज अ प्लैनेट ऑफ इनडिसिप्लिन। वो कानून तोड़ेगा, वो चालाक होगा, वो झूठ बोलना सीख जाएगा। लग्न में शनि नीचस्थ होकर के बैठ जावे, तीसरे स्थान पर शुक्र बैठ जावे, राहु बैठ जावे, 11वें स्थान पर शुक्र राहु बैठ जावे, 11वें स्थान पर राहु बैठ जावे, तो आप जान लीजिए कि आपका बच्चा जो है बहुत तेजी से कानून तोड़ना या अपनी रूटीन में इरेगुलर होना सीख सकता है। और ऐसी स्थिति में बच्चों के पेरेंट्स को चाहिए कि बहुत सावधानी से अपने बच्चों की बुराइयों को नज़र करें और नज़र करके और उसको ट्रीट करने के लिए आध्यात्मिक उपाय करें। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने देखा, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, जिन घरों में पूजा पाठ या प्रार्थनाएं होती हैं, आरती होती है, उन घरों में बच्चे बड़े आसानी से विनम्रता को सीखते हैं, हम्बलनेस को सीखते हैं। पर जिन बच्चों की परवरिश मॉडर्न स्टाइल से होती है वो एडल्ट एज में काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं और पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं। तो ये आपको तय करना होगा कि आपका बच्चा बाल्यावस्था से हम्बल हो, विनम्र हो, शिक्षा के प्रति सावधान हो, बड़ों के प्रति सम्मान रखता हो। ये सारी चीज़ें आपको बाल्यावस्था से ही सिखानी होती हैं। किसी बड़े बच्चे को ये सिखाना बहुत कठिन होता है। तो बड़े बच्चे को सिखाना काफ़ी कठिन होता है। और अब पंडित जी उपायों की ओर चले जाते हैं। ऐसे कौन से उपाय हैं, कोई ऐसा मोती पहनाने से या कोई रत्न पहनाने से जिसमें बच्चे जो बिगड़ते हुए जा रहे हैं, नैतिक मूल्यों पर काम नहीं कर रहे हैं, वो कर लें? पहले मैं इस सवाल का जवाब लेंगे, लेकिन कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं गगन पंजाब से। गगन जी, बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। गुरु जी प्रणाम। जी प्रणाम। बेटे के बारे में पूछना है, शादी के बारे में। 10 जनवरी। एक बार फिर से बोलें। 10 जनवरी। 7 जनवरी। 10 जनवरी। 10 जनवरी। 10 जनवरी जी। 1995। 1995। जन्म स्थान? 4:45 शाम के जी। 4:45 शाम के। जन्म स्थान पटियाला जी। पटियाला। क्या शादी को लेकर आप चिंतित हैं और अपनी बिटिया की शादी के बारे में पूछना चाहते हैं? शादी कब होगी जी? ये बेटा है बेटी है? बेटे है जी। बेटा है। चलिए आइए देखते हैं बेटे की शादी कब होगी। ये एक बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि आज ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों की इस आदत से भी परेशान हैं कि बच्चे करियर ओरिएंटेशन में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि उन्हें समय का ही ध्यान नहीं रहता। ज़्यादातर बच्चे ओवर एज हो रहे हैं और शादियाँ नहीं हुई और आगे चल करके शादी वो करना नहीं चाहते, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते। आइए देखते हैं इस बच्चे के साथ में क्या है। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन राशि, इसकी मेष है, सप्तमेश बृहस्पति शनि से आक्रांत है। दो बातें याद रखिए, एक तो इस बच्चे की अपनी चॉइस हो सकती है जो कि होगी, और वो चॉइस बड़ी ऑड भी हो सकती है। यानी हो सकता है कि लड़की इंटरकास्ट हो या उम्र में छोटी हो या बहुत बड़ी हो या कुछ और भी। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी परेशानी होगी पेरेंट्स को इस रिश्ते को अडॉप्ट करने में या एक्सेप्ट करने में। बहरहाल शादी में परेशानी है, बस यही आप जान लीजिए। शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं। अर्क विवाह शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में कराए जाने वाला एक आध्यात्मिक उपक्रम है। इसका उल्लेख कर्मठ गुरु नाम के ग्रंथ में मिलता है। कर्मठ गुरु ग्रंथ किसी विद्वान आचार्य को दे दें, क्योंकि बहुत सारे आचार्यों को यह कहाँ लिखा है इसके बारे में थोड़ी जानकारी नहीं है। हम अपने दर्शकों को बता दें, किताब का नाम नोट कर लें, कर्मठ गुरु। इसमें अर्क विवाह का एक प्रकरण है। अर्क विवाह कराएं। शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में पूजा कराई जाती है नांदीमुख शादी के साथ में। ऐसा कराने से आपके बेटे की शादी फौरन हो जाएगी। तो ऐसा कराने से आपकी बेटी की शादी फौरन हो जाएगी। पंडित जी के द्वारा बताए गए उपायों को जरूर करिए। अब पंडित जी, हम उपाय पर गए थे और कारण आपने बताए थे, समाधान पर अब चले जाते हैं। क्या कुछ करें ऐसा कि बच्चे अपने नैतिक मूल्यों को हमेशा याद रखें? नेहा जी, ये प्रश्न मैं आपसे करता हूँ। आप अपनी परवरिश को थोड़ा पीछे पलट कर देखें और आप अपनी परवरिश में अपने पेरेंट्स के द्वारा जो तरीके आपके लिए इस्तेमाल किए गए, थोड़ा वो याद करके बताइए, ताकि हमारे दर्शकों को भी पता चले कि हमारे पेरेंट्स। पंडित जी, कहीं ना कहीं जमाना बदल गया है। हम अपने पेरेंट्स की सुन लेते थे, पर मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी के जमाने में आजकल बच्चे ज्यादा चिड़चिड़े
और ज़्यादा लाड़ प्यार वाले हो गए हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं अपने नैतिक मूल्य जो है वो भूलते जा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आपके पेरेंट्स आपके साथ कुछ खास टेक्निक अडॉप्ट करते थे। बेटा शंकर जी की पूजा कर लो, हाँ। आज सत्यनारायण की कथा है, मुंग पंडित जी हैं प्रणाम करो, चाचा है प्रणाम करो, ताऊ है प्रणाम करो, चलो सवेरे उठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, चलो सवेरे उठ करके दुर्गा स्तुति का पाठ करो, चलो सवेरे उठ करके आरती कर लो। तो ये जो हमें सिखाया जाता था, है ना, असल में ये हमें विनम्र सिखाते, विनम्र बनाना सिखाते थे, एक जो हम अपने बच्चों को नहीं करते। मुझे याद नहीं पड़ता कि किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे को ये सिखाया हो कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी के अलावा तुम जा करके हनुमान चालीसा का पाठ करो बेटा, ये ज़्यादा जरूरी है ना, ये होना चाहिए। तो नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का बच्चों को पाठ कराएं, सुंदरकांड का पाठ कराएं, दुर्गा स्तुति का पाठ कराएं, यदि शैव हो तो शिव मन स्तोत्र का पाठ कराएं, वैष्णव हो तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कराएं, गीता का नियमित पाठ करने को बोलें। याद रखिए कि किसी भी प्रकार के उपद्रव से बचने के 5 रास्ते हैं, नाम का जाप, दान, स्वाध्याय, सत्संग और यज्ञ। तो अगर आप सनातनी हैं और आप इन 5 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बेटा न केवल विनम्र होगा बल्कि संस्कारी भी होगा। और अगर आप ये चाहें कि राहु खराब है और राहु की शांति करा लें तो ऐसे राहु की शांति से कोई बहुत फायदा नहीं होता। तो ऐसे राहु की शांति से बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता। एक कॉलर ले लेते हैं रायगढ़ से, हमारे साथ नवीन अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। नवीन जी बहुत बहुत स्वागत है सितारों की चाल में। क्या कुछ जानना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ के साथ पूछ लीजिए। 18/7/1996 18/7/1996 जन्म स्थान और शाम के 7:10 रायगढ़। रायगढ़ कौन सा? रायगढ़ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। क्या बहुत जानना बढ़िया। चाहते हैं आप? ये बंगला है और बंगला है क्या पूछना हो, और इसकी शादी कब हो जाएगी? नंबर एक तो बंगला नहीं है, दूसरी इसकी शादी में थोड़ी सी परेशानी है। सप्तमी षष्ठम स्थान में है, शनि तीसरे स्थान में है, तो शादी से पहले इस बच्चे का एक अर्क विवाह याद से करा लें तो इसकी भी शादी जल्दी हो जाएगी। मैं देख पा रहा हूँ कि अप्रैल 2025 के बाद में जब शनि की अंतर्दशाएं समाप्त होंगे तब इस बच्चे की शादी होने के योग है। याद रखिए इस बच्चे के भाग्य स्थान में राहु है, इसके हर काम में काफ़ी विलंब आएगा। हालांकि बच्चा बहुत टैलेंटेड है मगर इसकी शादी में, ब्याह में, पढ़ाई में, लिखाई में, संतान में हर जगह विलंब हो सकता है, करियर में भी विलंब हो सकता है। इसके लिए नियमित रूप से बच्चे को कहें कि शिव पूजन क्या करे, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया इस बच्चे को धारण कराएं और बच्चे से कहें कि नियमित रूप से भगवान शिव का पूजन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप करें तो फायदा होगा। तो निश्चित रूप से ये जप करें और फायदा होगा। पंडित जी अब समय हो चला है दैनिक राशिफल का और हम एक एक कर जान लेते हैं 12 दैनिक राशिफलों के बारे में और जानेंगे कैसा होगा आपका दिन। चलिए 12 राशियों का सफर शुरू करें। बात कर लेते हैं मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि रोज की तरह आज भी इनके खर्चे ज्यादा रहेंगे और भाग्येश धन स्थान में है, किसी बड़ी संपत्ति का फैसला आपके पक्ष में होने वाला है। चतुर्थेश तीसरे स्थान में, परिवार को लेकर के बहुत चिंता हो सकती है। सवाल यह है क्या करना चाहिए। आलस्य का त्याग करना चाहिए क्योंकि तृतीयेश बुध 8वें स्थान में है। पेट की तकलीफ हो सकती है। अपने रूटीन में काम पूरे करते रहें। क्या करें जिससे आज का दिन बेहतर हो। गणपति का पूजन करें, हरी मूंग और दूध चढ़ाएं। अगर हो सके तो गणपति अथर्वशीष का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में लग्न में बृहस्पति और 11वें स्थान में राहु है। दाएं बाएं का पैसा आ सकता है, सावधान रहें। दशम स्थान में शनि। बॉसेस की मेहरबानियां आपके ऊपर में जबरदस्त रहने वाली है। भाग्य स्थान में पड़े हुए हैं शुक्र जो बताते हैं कि बाकी सब चीज़ें ठीक है मगर कोई बड़ी प्रॉपर्टी का डील आपके फेवर में होने वाला है। तीसरे स्थान में इस समय दूसरे स्थान में चंद्रमा जो तृतीय होकर बैठे हैं, थोड़ा सा मूड अपसेट हो सकता है। जहाँ तक सवाल रिश्तों का है तो इस समय शनि की पूर्ण दृष्टि सप्तम स्थान में होने के कारण पार्टनर्स के साथ थोड़े से नाराजगी हो सकती, बाताबाती हो सकती। क्या करें इस राशि वाले जातकों के लिए बस एक ही सलाह है कि जल्दी से उठें, सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बारी है दोस्तों मिथुन यानी जेमिनाई की। इस राशि में लग्न में चंद्रमा बैठे हैं। जब कभी भी चंद्रमा लग्न में बैठे हो तो क्या हो सकता है, निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी, एक से अधिक निर्णय पर ध्यान जाता है। 12वें स्थान में बृहस्पति है। पार्टनर्स की नाशादगी या फिर नाराजगी
या फिर बॉसेस की नाराजगी या वर्क प्लेस में काफ़ी उधम चौकड़ी और या फिर आपके रिश्तों में काफ़ी बवाल हो सकता है। सावधान रहने की ज़रूरत है। आमतौर पे रिश्तों की ज़रूरत होती है। भाग्य स्थान में शनि है, अवसर ढेर सारे हैं। यदि आप नौकरी चाहते हो, यदि आप शादी करना चाहते हो, यदि आप कोई घर खरीदना चाहते हो तो आज प्रयास करें। आज का दिन आपके लिए बहुत शानदार रहेगा। सवाल यह है कि क्या कुछ किया जा सकता है? जरूर किया जा सकता है। आप माता के मंदिर में जाएं, घी का दिया जलाएं, थोड़े से चीनी का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। इस राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं, 12वें स्थान में बैठे हैं। सेहत की परेशानी तो जरूर हो सकती है। अब बारी है मंगल की, जो दशमाधिपति होकर यानी राज्याधिपति होकर लग्न में बैठे हैं, हालांकि नीचस्थ हैं, तो थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है। और इसके अलावा आज का दिन सरकार के ऑफिशियल्स के साथ जो आपके दोस्त हैं उनसे फायदा प्राप्त जरूर हो सकता है। मगर 8वें स्थान में शनि, यहाँ पर दो चीजें दिखाई पड़ती हैं। नंबर एक कि कहीं आपके रिश्तों में तकलीफ या फिर स्पाइन के आसपास में तकलीफ हो सकती है। करना क्या चाहिए? जल्दी से उठें, शनिश्चर मंत्र का जप करें, काले तिल का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश पंचम स्थान में बैठे और 7वें स्थान में शनि, जिसका मतलब होता है कि रिश्तों को लेकर के बहुत ज़्यादा फायरी होने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं। इस समय 11वें स्थान में चंद्रमा बैठे हैं। रूटीन में थोड़े से आप कंफ्यूज रहेंगे। जहाँ तक सवाल 8वें स्थान में राहु का है, ये राहु आपके शुरुआत से ही मतलब सवेरे से ही पहली किरण के साथ ही बवाल शुरू कर सकता है। बवाल सिर्फ बवाल हो तो कोई तकलीफ नहीं है, लिटिगेशन भी हो सकता है, इसलिए किसी प्रकार के लिटिगेशन से बच कर रहें। क्या करें? जल्दी से उठें, भगवान शिव का पूजन करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में लगन में केतु बैठे हैं। खूब मेहनत करनी होगी जैसे मैं करता हूँ। इस समय अगर हम चौथे स्थान के सूर्य को देखें तो सामाजिक प्रतिष्ठा तो बराबर है। इस समय 5वें स्थान में शुक्र, आपकी महत्वाकांक्षा भी अच्छी है। 6ठे स्थान में शनि, ऋण बढ़ते जा रहे हैं। 7वें स्थान में राहु हैं जो बताते हैं कि एक दोस्त के बेस में कुछ दुश्मन आ सकते हैं। सावधान रहने की जरूरत है। करें क्या? नंबर 1 आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का पूजन करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र के जप के साथ दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बारी है दोस्तों अब तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में अगर हम देखें तो सप्तमेश मंगल है जो 10वें स्थान में बैठे हैं, मतलब दोस्तों का जबरदस्त साथ मिलने वाला है। यहाँ पर हम देखेंगे दशमाधिपति चंद्रमा जो है वो भाग्य स्थान में बैठे हैं। देखकर तो ऐसा लगता है कि काम को लेकर कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मगर मुझे लगता है परिस्थितियाँ ठीक उलट होंगी। काम को लेकर परिस्थितियाँ कुछ विकट होंगी और उसके लिए आप शायद तैयार नहीं है। 6ठे स्थान में राहु है। ऋण, रोग, व्याधि, शत्रुता बढ़ती नजर आ रही है। याद रखें शत्रु दिखाई नहीं पड़ेंगे, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। 12वां केतु और यात्राएं टाल सके तो बेहतर होगा। क्या करना चाहिए? गाय को गुड़ के साथ रोटी खिलाएं, साथ में दत्तात्रेय कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। जब कभी मैं वृश्चिक राशि की बात करता हूं, शायद रोज मैं ये कहता हूं कि वृश्चिक राशि को हिंदुस्तान के हर एक जातक को ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये राशि हमारे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की है। तो चलिए हिंदुस्तान के मुस्तकबिल या फिर आपकी बात कर लें। लग्न में बुध बैठे हैं, आप बहुत सेंसिबल हैं। 4थे स्थान में शनि, बढ़िया प्रतिष्ठा है। 5वें स्थान में राहु। क्या करें समझ नहीं आ रहा। इस समय अगर हम 7वें स्थान में बृहस्पति को देखें तो लगता है कि कुछ अच्छे दोस्त मिल सकते हैं। 11वें स्थान में केतु, बड़ी यात्राएं हो सकती जो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी, मगर संतान को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, भगवान शिव का पूजन करें, दत्तात्रेय कवच का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बारी है दोस्तों अब धनु यानी सेजिटेरियंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति बैठते हैं इस समय 6ठे स्थान में। मतलब पेट की तकलीफ, सिर की तकलीफ, रोगों की चिंता, लोन की चिंता या फिर शत्रु बाधा से आप पीड़ित हो सकते हैं। यदि ऐसा कुछ हो तो क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें, दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि के स्वामी शनि धन स्थान में बैठे हैं। 3रे स्थान में राहु, यानी जबरदस्त कंफ्यूजन है, निर्णय ले ही नहीं पा रहे हैं। शायद इसके चलते जिंदगी रुक सी गई है। बहुत सारे बच्चे जिन्हें एग्जाम देना है वो भी इस वक्त मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाए अपनी स्टडी के लिए। तो मुझे से लगता है कि सब काम छोड़ करके आपको अपना काम ध्यान से देखना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। मकर राशि में हम देखिए 7वें स्थान में मंगल दशमाधिपति होकर बैठे। मतलब क्या होता है?
मतलब होता है कि चतुर्थेश अगर सप्तम स्थान में हो, इसका मतलब सामाजिक प्रतिष्ठा होगी, दोस्तों का साथ होगा, मगर लाइफ पार्टनर बीमार हो सकता है। क्या करना चाहिए? जल्दी से उठें, चंद्रमा के मंत्रों का जप करें, थोड़े से चीनी का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभियाना एक्वारियस की, जिसके स्वामी शनि अपने ही स्थान पर बैठे। मतलब आज कुंभ राशि वाले जातक इमोशनली बहुत स्ट्रांग होंगे। दूसरे स्थान में राहु, शॉर्ट टर्म शेयर ट्रेडिंग या स्टॉक की या MCX की डीलिंग आपके लिए पैनिक हो सकती है। 8वें स्थान में केतु, यात्राएं आज भी आपके लिए बहुत फायदेमंद नहीं है। चौथे स्थान में बृहस्पति है, मुझे से लगता है पारिवारिक कलह के कारण मन परेशान हो सकता है। और छठे स्थान के स्वामी चंद्रमा 5वें स्थान में है, संतान की सेहत को लेकर के मन परेशान या फिर निर्णय लेने में आपको काफी तकलीफ होती दिखाई पड़ रही है। चतुर्थेश 12वें स्थान में, भूमि वाहन मकान या माता का स्वास्थ्य बेहतर नहीं। भगवती महामाया के दर्शन करें और दुर्गा स्तुति का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन यानी पाइसेस की। 12 राशियों में यही एक राशि जहां पर आकर मैं ठिठक जाता हूं, क्योंकि इसी राशि में राहु बैठे हैं और 12वें स्थान में शनि। जब कभी भी राहु इस तरह से बैठे हों और शनि 12वें स्थान में बैठे हों तो ये काफ़ी ज़्यादा उलझन भरा हो सकता है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि राहु रेट्रोग्रेड होता है, यानी राहु पीछे चलता है और शनि आगे चलता है। तो क्या ऐसा होने वाला है कि राहु और शनि का ट्रांजिट होगा? जी, 29 मार्च 2025 को राहु जो है और शनि ये दोनों ही मीन राशि में होंगे और ये लगभग 18 मई तक रहेंगे। 50 दिनों तक का समय है, जो इस राशि वाले जातकों के लिए काफ़ी ज़्यादा पैनिक होगा। और मुझे ऐसा लगता है यही वो समय है जब पूरी दुनिया परेशान हो सकती है। दुनिया में अनेक प्रकार की विपदाएं दिखाई पड़ सकती है। इसका मतलब यह है कि मीन राशि वाले जातकों को पहले ही अपने पैसे को सेव करके रखना चाहिए, अपने रिसोर्सेज संभाल कर रखना चाहिए। क्या करें जिससे सब कुछ बेहतर हो जाए? आदत डालें कि आप दत्तात्रेय कवच का नियमित पाठ करेंगे, साथ में काले तिल काले उड़द का दान करेंगे तो परिस्थितियाँ बेहतर होंगी। तो इस तरीके से पंडित जी ने बताया, आप सभी उपाय करिए, आपका दिन बेहतर होगा। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आज के लिए सितारों की चाल में बस इतना ही। बने रहिए IANS 24/7 के साथ। नमस्कार।